हेलो बच्चा पार्टी। अरे किधर है किधर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए रे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये समा ये समा है टीचर्स डे का, है ना। क्या बात है, क्या बात है, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा स्वीट लिटिल क्यूट बच्चा, है ना। कहाँ गए रे, कहाँ गए। यस, मेरे बाबाज और बेबीज कहाँ गए, तुषार, ध्रुव, सचिन, थैंक यू बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, ओके। काश आप मेरे सामने होते तो आज डेफिनेटली मैं आपको ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटी सी तो पार्टी दे सकता था बेटा, है ना। कि बस हम थोड़ा सा साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते, हम थोड़ी सी बातें करते, थोड़ी सी मस्ती मजाक करते, है ना। थोड़ा सा खाते पीते और अपने अपने घर जाते हैं ना। तो इतना तो कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन ये आप नसीब खोल सकते हो अपना रिजल्ट लाके, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं आपके घर तक आने के लिए और आपको लेके पूरे गांव में नाचने के लिए, है ना। सो once again, once again, once again, I welcome you all on this India's amazing educational platform that is physics वाला पे। और आपकी जो बेस्ट विशेष है बेटा उससे काय म्हणू मी, एकदम माझं मन जे आहे ते भरून आलेलं है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड गुड, हैप्पी टीचर्स डे बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आज के दिन जो भी आपके टीचर आपको लगते हैं कि वो आपके बहुत करीब है, यानी आपको उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है जिंदगी में सामने जाने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा उनके साथ जाके आप टाइम बिताइए। डेफिनेटली वो जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल्स के हमारे लाइफ में होते हैं, वो जो है वो एक हमारे दिल को छू जाते हैं कि सर, मैम, जो भी है आप है तो हम है, आपके वजह से ही हम यहाँ पे है ना। जैसे मैं आज के दिन अपने सारे टीचर्स को जो है कॉल लगा के सबसे एक बार बात किया, जो जो मुझे लगता है कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वैसे तो सभी टीचर्स का यहाँ पे होता है लेकिन कुछ टीचर्स बहुत खास होते हैं, है ना। तो उनको कॉल लगा के थोड़ा सा मैंने उनके साथ बात किया। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे आसपास नहीं रहते, बहुत दूर रहता है, तो बस उनका आशीर्वाद फिर से एक बार लेके मैंने अपना सामने का जर्नी शुरू किया है। ठीक है बेटा, तो माय बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, माय स्वीट लिटिल क्यूट बच्चा पार्टी। ठीक है, आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ो, है ना। और आपकी ऊंचाई इतनी हो कि हम ऐसे करके भी देखे है ना, तो भी आप क्लियरली ना दिख पाओ लेकिन क्लियरली ना दिख पाओ, इतनी आपकी हाइट हो बेटा। ठीक है, चलो चलो शुरू करते बेटा। आज जो है ना, आज जो है टीचर्स डे के अवसर पे मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रांड न्यू चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स ये चैप्टर हम देखने वाले हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम शुरू करेंगे। ओके, तो क्या बोलते बच्चा पार्टी, हाँ, आग लगा दिया जाए, थम्स अप दे दिया जाए, कम ऑन। आग लगा दिया जाए, थम्स अप दे दिया जाए, भैया दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि कितनी आग है हम में। चलो भैया, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, है ना। कम ऑन, यस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो चलो शुरू करते बेटा। देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या है। ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा लेते हैं, वी विल हैव द इंट्रो, ओके, देन वी विल हैव द नेचर ऑफ लाइट, फिर थोड़ा सा कॉर्पस्कुलर नेचर देखेंगे, वेव नेचर देखेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में बताऊंगा आपको, लाइट एज ए वेव के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे हम, और आखिरी में थोड़ा सा वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, हाइजेंस प्रिंसिपल और उनके बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। एंड व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। ठीक है, हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं ना, ये तो अभी तक आपको लर्न हो गया होगा पूरा, बराबर। अब लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी तक हमने मोशन देखा, है ना, आपने ऑसिलेटरी मोशन देखा, आपने सर्कुलर मोशन देखा, तो मोशन क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटी था। इन द सेम वे लाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर लाइट की स्टडी करनी है तो लाइट से एसोसिएटेड फिनोमिना हमको स्टडी करना पड़ेगा। यहां पे देखो लिखा है, टू स्टडी लाइट वी स्टडी अबाउट इट्स नेचर ऑफ द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट्स। उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि वो कैसा है, वेव फॉर्म में चलता है, पार्टिकल फॉर्म में चलता है ना, ये देखेंगे। और लाइट हमें क्या क्या फिनोमिना दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन दिखाता है ना, रिफ्रैक्शन दिखाता है,
उसके बाद डाइफ्रैक्शन दिखाता है, पोलराइजेशन दिखाता है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। यहां पे देखो लिखा है लाइट शोज वेरियस फिनोमिना, लाइक देखो आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया अभी तक, है ना, हमने रिफ्रैक्शन भी देख लिया होगा लोअर स्टैंडर्ड में। अभी इस स्टैंडर्ड में हम इंटरफेरेंस देखेंगे, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने वाले हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट हमको नहीं है इस साल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोड़ के ये जितनी भी चीजें दिख रही है 1 2 3 4 5, ये हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे फिनोमिना हम वहां पे देखेंगे, राइट। और लाइट एज्यूम्स पार्टिकल और वेव नेचर एज पर सिचुएशन, हेंस लाइट इज सेड टू हैव द ड्यूअल नेचर। अभी होता कैसे बच्चा पार्टी, देखो समटाइम्स, है ना, अगर मान लो मुझे यहां पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, जैसे रिफ्लेक्शन करनी है, रिफ्रैक्शन करना है, इंटरफेरेंस करना है, पोलर, ठीक है, लाइट मुझे रिफ्लेक्शन देखना है ना, फिर रिफ्रैक्शन देखना है, इंटरफेरेंस देखना है, पोलराइजेशन देखना है, डाइफ्रैक्शन देखना है भैया। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं लाइट को वेव कंसिडर करके बहुत आराम से डिस्क्राइब कर सकता हूं, है ना। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां पे पार्टिकल नेचर उसको एज्यूम करके आप क्या कर सकते हो भैया, डिस्क्राइब कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब यह है लाइट जो है कभी ऐसी चीजें शो करता है कि वो पार्टिकल जैसा, वो हमको वेव जैसा लगता है, और कभी ऐसी चीजें शो करता है कि वो हमको पार्टिकल जैसा लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं लाइट क्या है भैया, लाइट का ही ड्यूअल नेचर। क्या नेचर है बेटा? ड्यूअल नेचर है, ऐसा हम यहां पे देखते हैं। तो मुझे बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड में यानी ही इंट्रो में मैंने आपको यह बताया की लाईट एक फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि लाईटची स्टडी करायची असेल तर त्याच्याशी असोसिएटेड फिनॉमिनाची स्टडी करावं लागेल। फिर लाइट कौन सा फिनोमिना शो करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीजें शो करता है, बराबर। अब इन सबका स्टडी करना है। अब कभी कभी क्या होता है जब हम लाइट की स्टडी करने जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो वेव जैसा बिहेव करता है, कि भैया मैं तो वेव हूं, ऐसा ऐसा वाला वेव, ये देखो दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा वाला वेव हूं। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वो वेव नहीं है, पार्टिकल जैसा है, खुद से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट करा रहा है। तो इसलिए लाइट का ड्यूअल नेचर जो है हमने स्टैब्लिश किया है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बच्चा पार्टी, मैंने तो ये लगाया ही नहीं, है ना। चलो कोई नहीं, तब तक बताओ क्लियर है क्या? बोलो हैंड्स अप। पेंटिंग बढ़िया है ना, मेरे को मस्त लगी पेंटिंग। बस ऐसा लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे फूल क्या बोलते ये वगैरह होना चाहिए था, क्या बोलते, थोड़े से पत्ते वत्ते होना चाहिए, ऐसा उजाड़ जमीन लग रहा है है ना। अपने को तो हरियाली पसंद है भैया, समझ में आ रहा है, ऐसा सूखा सूखा क्या मतलब नहीं है। चलो 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 चलो, ओके 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 बच्चा पार्टी। अब तो पार्टी शुरू हुई है। अरे डिग 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 डिग, अरे डिग 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 डिग, अरे डिग 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 डिग, अरे 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 रे 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 रे, ई का हो गया, ई का हो गया। क्लियर है बेटा, है ना? सिंपल है, सिंपल है। चलो सिंपल में एक डिंपल पकड़ के भाईजान एक छोटा सा आप जो है ना, पॉल करा दो। वैसे आज ईद है, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाइयों और बहनों, आपको ईद की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, तू काल बोललीच नाही फ्रेंड्स ना। ओके चल रहा है भैया, अपने अपने काम कर रहे लोग, है ना। पाण्यात झाड, क्या बात है, पाण्यात झाड झाडात पान, क्या बात है, क्या बात है। सब पार्टी ज्वाइन करो, यस। ओके 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 बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है चलो, गुड गुड गुड। अच्छा शफिया, मुझे बताओ बेटा कि लाइक आज वो सेवई वाली ईद है या लाइक कुछ और ईद होती है? यानी दो टाइप का होता है मुझे जहां तक पता है। तो आज वो जो मीठी सेवई खाने को मिलता है वो वाला ईद है क्या? मेरे को बहुत पसंद है, मेरे कुछ दोस्त है ना, मैं जाता हूँ, लेकिन अभी बहुत दिन जाता था बेसिकली, लेकिन अभी बहुत दिन हो गया मैं गया नहीं, इसलिए पूछा। मैं अभी कॉल करूंगा उनको क्लास होने के बाद। हाँ चलो, क्लियर आहे बेटा? सर काल तुम्ही युट्यूब लाईव्हला नव्हतं ना बेटा, मी इथे होतो ना, मी क्लासमध्ये होतो त्याच्यामुळे। हा ठीक है ठीक है। अच्छा खीर, खीर सेवैया ना, हाँ हाँ हाँ, ओके 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 बच्चा पार्टी, ओके चले, चलेगा चलेगा। हाँ तो अभी सामने चलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, सामने चलते हैं बच्चा पार्टी अपन।
सबसे पहला जो थ्योरी दिया था लाइट के बारे में, वो लाइट के बारे में थ्योरी दिया था न्यूटन सर ने। यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज माननीय हमारे न्यूटन सर, है ना, जिनके वजह से ये सब्जेक्ट आया। मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये, ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट क्यों आया, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं आता तो अंतरिक्ष से आने वाले जो भी आपके ऊपर धोखा है, यानी जो भी आपके ऊपर डेंजर है, उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं ना। तो न्यूटन सर के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूटन सर ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी बताई। न्यूटन सर बोलते हैं कि जब भी लाइट ट्रैवल होता है वो ऐसा वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं होता, बच्चा पार्टी, है ना, ऐसा वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं होता, वो ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ ऐसा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, जिनको उन्होंने नाम दे दिया है कॉर्पस्कुल। क्या नाम दे दिया भैया उन्होंने? कॉर्पस्कुल नाम दे दिया। ये देखो, इट इज गिवन बाय सर न्यूटन, है ना। और क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कुल्स। ये ध्यान में रखना, ये बड़ा ही जरूरी है। अब कॉर्पस्कुल के बारे में बोलते वक्त वो बोलते हैं कि कॉर्पस्कुल भैया हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है, यानी बहुत छोटा मास है, नहीं के बराबर मास है, मासलेस है, इलास्टिक है, यानी अगर मान लो वो डिफॉर्म हो गया तो अपनी जगह वापस से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, कैसे बताऊं, कैसे मैं कहूं, ओके, हाँ ये देखो, ये है विक्स एक्शन 500, इसको लगा डाला तो दिमाग झिंगा लाला। ये देखो, अब मैं मान लो इसको दोनों साइड से प्रेस कर रहा हूं, अच्छा ध्यान दो, ये प्रेस किया है ना, ये देखो ये प्रेस किया, प्रेस करने के बाद छोड़ दिया तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, सर आप बोलोगे ये इलास्टिक है क्या? बेसिकली नहीं है, ये बहुत ही कम इलास्टिक है, बेसिकली ये प्लास्टिक है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होने के बाद वो वापस से अपनी जगह सेट हो जाते हैं, है ना। दैट इज व्हाट यूर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी ही इलास्टिसिटी। बाकी हार्ड तो समझ में आया गया होगा, मासलेस भी समझ में आया गया होगा। बोलो ये भी क्लियर है? बोलो बेटा, ए बच्चा, अरे बच्चा, अरे क्लियर है क्या रे? हाँ मेरे बाबाज और बेबीज, सब लोग क्लियर है? सब लोगों का? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ऍपलच्या जागी बनाना का नाही? आता श्रद्धा मला काय विचारतं बेटा? हे तर तुम्हाला न्यूटन सरच सांगू शकेल। है ना, आता ते झाडाच्या खाली ऍपल ज्या बसले असेल तर ऍपलच पडणार ना, बनाना कुठून पडणार त्याच्यावर काय? मासलेस बता दो भैया, मास मास ही नहीं है भैया, जीरो मास है। अब बोलोगे सर जीरो मास है तो फिर वो कहा ऑब्जेक्ट कैसे इमेजिन करेंगे हम? भैया करना पड़ता है फिजिक्स से, ये बात ध्यान में रखना, है ना। चलो चलो ठीक है, तो ये हो गया भैया कॉर्पस्कुलर नेचर। आगे क्या बोलते हैं भैया, आगे क्या बोलते हैं? वो जब लाइट के फिनोमेना डिस्क्राइब करते हैं, लाइट को पार्टिकल एज्यूम करके, तो वो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है, इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कॉर्पस्कुल्स। मैं यहां पे लिख दूं, है ना, ये देखो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इट इज ड्यू टू व्हाट? रिपल्शन बिटवीन व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कॉर्पस्कुल्स। इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में इलास्टिक कोलिजन दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ये पार्टिकल्स दिख रहे बच्चा पार्टी? हाँ, ये पार्टिकल्स आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, चलिया 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 चलिया, ये यहां पे आ गया। यहां आने के बाद ये वाले पार्टिकल्स इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इंटरेक्ट होंगे, इंटरेक्ट होंगे यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको रिपेल करेगा, है ना, जिसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो रिपेल करने के बाद ही चले जाएंगे इधर। तो बोलने का मतलब यह है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है कॉर्पस्कुल्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इलास्टिक कोलिजन है, इसके वजह से रिफ्लेक्शन होता है। फिर न्यूटन सर बोलते हैं रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो वो बोलते हैं कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द कॉर्पस्कुल। अट्रैक्शन होने की वजह से अंदर खींच लेता है, और अंदर खींचने की वजह से वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे न्यूटन सर बोले उस वक्त, है ना। देखो, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, हाँ, अट्रैक्शन बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कॉर्पस्कुल्स। और आगे बोलते हैं कि जो अलग अलग कलर होते हैं किसके? हमारे लाइट के, इट इज ड्यू टू अलग अलग साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस तरीके से उन्होंने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी उस टाइम पे, है ना, 1658 के रेंज में, वो समय पे उन्होंने दिए, है ना, 16व्या शतकात म्हणून 16-17व्या शतकात त्यावेळी त्यांनी ती थ्योरी दिली होती। ती काय म्हणतात? लाइट जो है वो क्या बोलते हैं इन अ नटशेल? हमारे न्यूटन सर क्या बोलते हैं कि लाइट कैसा है भैया? उनको पूछा गया लाइट कैसा है,
तो बोलते लाइट है ना छोटा छोटा पार्टिकल से बना है, उसका नाम है कार्पस्कुल। कार्पस्कुल कैसा है? तो बोलते कार्पस्कुल हार्ड है, इलास्टिक है, मासलेस है। अच्छा, अच्छा। फिर बोलते हैं रिफ्लेक्शन कैसा होता है बताओ? तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन इसलिए होता है कि जो पार्टिकल है जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आता है तो वो उसको भगा देता है रिपेल करता है, तो ऐसा निकल जाता है, तो रिफ्लेक्शन होता है। बोलते फिर बाद में रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का? तो बोलते जब पार्टिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास आता है तो उसको खींच लेता है, ऐसा खींच लेता है, खींच लेता है तो अंदर भग जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। फिर बोलते अलग अलग कलर क्यों होते हैं पार्टिकल लाइट के, बताओ जरा? तो बोलते अलग अलग साइज होते हैं पार्टिकल के, करके अलग अलग कलर होते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन सर ने ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है इट इज द पार्टिकल। बोलो न्यूटन का थ्योरी क्लियर है बेटा? हाँ, न्यूटन का थ्योरी क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ, लवकर लवकर फटाफट। आजकल ना वो चल रहा है, क्या बोलते भजन वाला और उसमें एक गाना बहुत छा रहा है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता वो गाना है ना। मी पडणे का ते टाळ घेऊन नाही का बढिया भजन मंडळी सोबत बसून पण तो गाना उगीच नव्हते रे काना माझ्या मनात, तुझ्यासाठी 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 आले वनात कान रे, तुझ्यासाठी आले वनात। इतना जबरदस्त बजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक नंबर बजाते बिल्कुल। हाँ, है ना? तो आई होप आपने ये भी गाना सुना होगा, है ना? अरे इतना मजा आता है ना वो बजाते वगैरह, बहुत एकदम क्लास लगता है वो गाना। ठीक है, आई होप आपने सुना होगा। कितने लोगों ने गाना सुना रही यही बच्चा पार्टी, है ना? मजा आए थे ना? हाँ, और बोलते भी एकदम मस्त है ऐसा है ना? तुझ्यासाठी 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 आले वनात कान रे है ना? ये बात, चलो ठीक है ठीक है। तो भैया न्यूटन सर का जो थियरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब न्यूटन सर की थियरी में बेटा कुछ ड्रॉबैक थे, है ना, कि जिसके वजह से न्यूटन सर का थियरी जो है वो थोड़ा सा फेल हो गया है ना? चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ बढ़िया, है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चला। हाँ, सो ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बस अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दो भैया, थोड़ा सा ध्यान दो इधर आपको जरूरी है ध्यान देना। तो न्यूटन का थ्योरी हो गया। अभी न्यूटन की थ्योरी में भैया कुछ ड्रॉबैक था। पहला क्या ड्रॉबैक है भैया? देखो, न्यूटन सर ने बोले कि देर इज अट्रैक्शन, है ना? अट्रैक्शन किसके किस बीच में? रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉर्पस्कुल के बीच में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन है तो मेरे को एक बात बताओ, जो कॉर्पस्कुल है उसका वेलोसिटी एयर में ज्यादा होना चाहिए या फिर अगर ये वाटर है तो वाटर में ज्यादा होना चाहिए? बताओ मुझे आपके हिसाब से। अगर वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रही है ना? खींच रही है, खींच रही है है ना? समझ में आ रहा है? तो मेरे को ये बात बताओ कि इस एयर जो हमारा ये जो लाइट पार्टिकल है उसका जो हमारा वेलोसिटी है वो एयर में ज्यादा होना चाहिए या वाटर में ज्यादा होना चाहिए? कहां पे ज्यादा होना चाहिए जल्दी बताओ? हाँ, वाटर में ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि वाटर में लाइट का वेलोसिटी कम होता है एज कंपेयर टू एयर। तो इसके वजह से ये वाला जो फंडा है, ये वाली जो अपनी थ्योरी है वो थोड़ी सी गलत साबित हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन लाइट एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट must be greater in denser medium as compared to the radial medium, but experimentally it is proved wrong, है ना? एक्सपेरिमेंटली ये चीज क्या प्रूव हुई बेटा? रॉन्ग हुई। तो न्यूटन सर की थियरी जो है इसलिए फेल हो गई। उसके बाद वो बोलते हैं मास ऑफ द सोर्स, है ना? वो बोलते हैं कि भैया जैसे यहां पे मैंने आपको बताइए, देखो ये दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, लाइट से क्या निकल रहा है भैया? पार्टिकल निकल रहे हैं। अगर पार्टिकल निकल रहे हैं तो लाइट का मास कभी तो भी कम होना चाहिए ना, लेकिन वो मास कभी कम होते हुए दिखा ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो मास कभी कम होते हुए दिखा ही नहीं। देखो, मास ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट इज फाउंड टू बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अरे कुछ तो होगा, 0.001 ग्राम तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी यहां पे मास कम होते हुए नहीं दिखा। तो इन दो चीजों की वजह से ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई। एनसीटी बोले तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। एनसीटी एनसीटी एनसीटी, हा एवढं नाही समजत का रे? हा, काय शिकतो आपण इथे? हा, कार्टा। चला इकडे लक्ष द्या। हा, समोर चालूया।
मग ह्या ड्रॉबॅक्समुळे नवीन थेरी आली एंड दैट इज हाइजेंस वेव थेरी, है ना. ये थेरी जो है पूरी तरीके से लाइट को डिस्क्राइब नहीं कर पाई, तो एक नई थेरी आई. कौन सी थेरी भैया? हाइजेंस. हाइजेंस की थेरी आई. अभी हाइजेंस सर क्या बोलते हैं, देखो हाइजेंस सर बोलते हैं कि जैसे न्यूटन सर ने बोला कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वैसा नहीं है. सॉरी, न्यूटन सर ने बोला लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पुस्कुल पार्टिकल, ऐसा नहीं है. ये हमारे माननीय हाइजेंस सर है, ठीक है. वो बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, not in the form of corpuscles or the particles, it travels in the form of what? Wave. ऐसा कौन बोलते हैं? हाइजेंस. ये देखो, it is given by Huygens, hence it is called as Huygens wave theory. HWT मैंने शॉर्ट में लिखा है, बराबर. अब एक बात देखो, हमेशा अभी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये देखा कि जब भी लाइट ट्रैवल होती है, यानी जब भी वेव ट्रैवल होती है, तो मीडियम से होती है, बराबर. और उनको ये बताने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि एक ईथर करके मीडियम है जो हर जगह प्रेजेंट है ना. यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ मीडियम कॉल्ड एज व्हाट? ईथर, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. और क्योंकि ये मीडियम प्रेजेंट है, इसी मीडियम की वजह से लाइट जो है वो सन से अर्थ की तरफ आती है, क्योंकि जब वेव ट्रैवल होती है मीडियम से तो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है बेटा, आपको तो पता है. और अगर मीडियम ही नहीं रहा तो किसको डिस्टर्ब करेगी, और डिस्टर्ब ही नहीं करेगी तो सामने कैसे चलेगी. समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे हाइजेंस बाबा ने बोल दिया कि देयर इज ईथर, है ना. कौन है, कैसा है, किधर है, किसी को पता नहीं, देयर इज ईथर. ठीक है. हाँ, सामने फिर उनको वही पूछा डिफरेंट कलर क्यों होते हैं, तो वो बोलते हैं डिफरेंट कलर इज ड्यू टू व्हाट? द डिफरेंट वेवलेंथ्स. समझ में आ गया. उसके बाद रिफ्लेक्शन उन्होंने बताया, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की, बट स्टिल उनकी ये थ्योरी फेल हुई कुछ रीजन की वजह से. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन, ईथर नेवर फाउंड. भैया कहीं पे भी ईथर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला. और दूसरा रीजन ये था कि वेव थ्योरी के बेसिस पे वो क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए. समझ में आ रहा है? जैसे न्यूटन सर रिफ्रैक्शन डिस्क्राइब कर पाए क्या? नहीं. उनके पास कोई आंसर नहीं था कि क्यों डेंसर मीडियम का वेलोसिटी लाइट का कम होता है. अगर अट्रैक्शन है डेंसर मीडियम और पार्टिकल में, तो लाइट का जो भी तुम्हारा वेलोसिटी है वो डेंसर में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं मिल रहा. इन द सेम वे जो हाइजेंस ने थ्योरी बताई, उन्होंने जो ईथर का कंसेप्ट बताया वो कहीं नहीं मिला प्रैक्टिकली. और इन द सेम वे हाइजेंस की थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकते. हाँ, हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब हम कर सकते हैं, और वो हम सामने देखने वाले हैं. समझ में आ रहा है? सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट योर हाइजेंस वेव थ्योरी. बताओ, क्लियर है? इज दैट क्लियर? कम ऑन. चेक. ओके, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? हम्म. ओके, डन, है ना. तो इस तरीके से भैया जो दोनों थ्योरी थी, वो दोनों थ्योरी का स्टडी हमको है. न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम अलग से देखेंगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम हाइजेंस की वेव थ्योरी का बहुत अच्छे से अभ्यास करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. तो क्या स्टडी करने वाले हैं? यहां पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से लाइट का वेव नेचर समझ के हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, ओके.
एनसीटी की जगह HWT होना चाहिए, बिल्कुल, इट्स माय मिस्टेक, थैंक्स फॉर लेटिंग नो। HWT, HWT कर देता हूं। बट तुम लोग ना यार बड़े जल्दी डर जाते हो, बड़े डरपोक किस्म के लोग हो यार। हाँ, HWT, हाँ, हाइजेंस वेव थ्योरी, हाँ, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलो चलो। अभी अपन हाइजेंस सर की वेव थ्योरी सामने पढ़ने जा रहे हैं। ओके ओके ओके, नॉट एन इशू, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, क्या चीज़ है बताओ सर, आपकी जैसी बॉडी के लिए काय करना पड़ेगा, कुछ नहीं, खाने का पीने का सोने का टेंशन लेने का नहीं। हाँ हाँ, अमृता क्या क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ बेटा, हाँ क्या क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताओ सब लोग। सर न्यूटन सर एप्पल खा भी सकते थे, ग्रेविटी क्यों निकाली? अब निकाली नहीं भैया, निकल गई, अभी क्या ही करेंगे। हाँ, और और बताओ जरा। हाँ, डाउट्स देख लूं, चलो डाउट्स देख लेता हूं मैं, किधर गए रे डाउट्स, आ जा, डाउट्स आ जा रे काना। डाउट्स है भी या नहीं है, डाउट दिख नहीं रहे बाबा। सर आपका नंबर दे दो भैया, नॉट अलाउड। हाँ, हमको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है, नहीं शेयर कर सकते हम, डाउट्स नहीं आ रहे। हाँ सर, वन टाइम रिपीट करूँ? बेटा देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रिपीट वाला कंसेप्ट ना आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके आओ बेटा। देखो, रिपीट में भी मैं वही बताने वाला हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। अपने पास रिवाइंड करने की सुविधा है, उसका आप उपयोग करिए कृपया, क्योंकि वो करने के चक्कर में ना बेटा अपना सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे ना बेटा, तो अपने नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो काफी ज्यादा है। उतने ही लेक्चर में अभी अपन ने और दो दो चैप्टर्स खत्म कर लिए होते, है ना। लेकिन जो है क्या बोलते हैं अपना, ये जो अपना ज्यादा लेक्चर वाला चलता है, उसके वजह से काफी रह जाते हैं बेटा, ठीक है। नो स्लाइड्स, ओके, है ना। तो थोड़ा सा देखो बेटा, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, कि जो चीज आपको थोड़ा सा ये दे रही है, दिक्कत दे रही है, उसको थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखो, तो दैट विल गुड। डाउट नहीं आ रहे, वो तो मुझे भी दिख रहा है, डाउट नहीं आ रहे। पॉल तो आ रहा है भैया, पॉल करके बताओ कितने लोगों को पॉल आ रहा रे। अच्छा, ये अभी कैसे समझेगा पॉल कितने लोगों को आ रहा, जिनको अब आ रहा वो भी नहीं करेंगे तो कैसा बोलूंगा मैं, है ना। छोड़ दो इसको, चलो सामने चलो, कम ऑन। एक बार चलो बता देता हूं मैं, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा भैया कि लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसकी जगह स्टडी करनी है तो उसके फिनोमिना की स्टडी करनी पड़ेगी। वो फिनोमिना कौन से हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। तो लाइट की स्टडी करने के लिए सबसे पहले अटेम्प्ट किन्होंने किया था? न्यूटन सर ने। न्यूटन बोलते हैं लाइट जो है इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ छोटा छोटा पार्टिकल, जो कैसा है? हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। उनके हिसाब से रिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनमें रिपल्शन होता है, और रिफ्रैक्शन इसलिए है कि हमारे जो पार्टिकल्स है, कॉर्पस्कुल्स है, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अट्रैक्शन होता है। और डिफरेंट कलर्स किसके वजह से होता है? डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कुल्स के वजह से होता है, ऐसा न्यूटन सर का मानना था। लेकिन कुछ चीजें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर अट्रैक्शन है ना, अगर तुम्हारा डेंसर मीडियम या फिर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसमें और हमारे जो कॉर्पस्कुल्स है उनमें अगर अट्रैक्शन है, तो कॉर्पस्कुल का वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा मिल रहा है प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे और उनका मास बहुत ही निग्लिजिबल होगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद उसका मास तो कम होना चाहिए, लेकिन सोर्स का मास कम होते हुए कहीं पे भी नहीं देखा। इसके वजह से जो है ये थ्योरी फेल हो गई। फिर दूसरी थ्योरी आई जो हाइजेंस ने दी। हाइजेंस बोलते हैं लाइट डजंट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, बराबर। अब वेव अगर कहीं से भी भेजनी है तो मीडियम की जरूरत होती थी, इसलिए उन्होंने ईथर का कंसेप्ट दे दिया, अपने मन से दे दिया, ऐसा नहीं कि कहीं उन्होंने पाया, अपने मन से दे दिया। वो बोलता है डिफरेंट कलर्स किसके वजह से है? डिफरेंट वेवलेंथ्स। समझ में आ गया? अब जो ड्रॉबैक है हाइजेंस वेव थ्योरी का वो कैसा है? ईथर कहीं पे भी मिला नहीं, और दूसरी बात, ये जो नए नए और फिनोमिना डिस्कवर हुए सामने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट,
वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये ड्रॉबैक की वजह से उनका भी थियरी जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन यानी कंप्लीट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन फिर भी हाइजन का वेव थ्योरी हमको ये सिलेबस में है, क्योंकि वो थ्योरी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजों का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। राइट, चलो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अभी हम एंटर कर रहे हैं हाइजन्स वेव थ्योरी में। हाइजन्स वेव थ्योरी में हम एंटर कर रहे हैं, और यह समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझना जरूरी होता है, जैसे कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। हाइजन जब अपनी थ्योरी बताते हैं तो वो बताते हैं कि कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो दो टाइप का होता है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो खुद का लाइट इमिट करता है ना, इमिट लाइट्स ऑफ इट्स ओन, बराबर। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ अदर सोर्स। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ अदर सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन सा, जो खुद का लाइट इमिट करे जैसा सन। सेकेंडरी लाइट कौन सा, जो दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करे जैसे का मून। समझ में आ रहा है, जो आपके घर में लगे हुए हैं लाइट्स, दैट इज प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या, आप, क्योंकि आपसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट किसी और को दिख रहा है तो वो देख पा रहा है। इस तरीके से हाइजन ने दो सोर्सेज दिए, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सो दैट इज वेरी क्लियर, इसको अभी और लेने की जरूरत नहीं है। सामने वो कंसेप्ट देते हैं वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का किधर गया, हाँ, वेव फ्रंट का कंसेप्ट देते हैं और वेव नॉर्मल का कंसेप्ट देते हैं। यानी उन्होंने प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का एक कंसेप्ट बताया, और दूसरा कंसेप्ट उन्होंने बताया वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का। अभी ये क्या है, देखो सब लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल इधर सब लोग, हाँ सब लोग फोकस हो जाओ। वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, ए इकडे लक्ष दे रे, ए हाँ सुप्रिया मैडम इकडे लक्ष द्या, हाँ असित, करण, हाँ सब आपस में बातें करते हो बेटा और फिर बोलते हो कि सर समझ में नहीं आया। दैट इज नॉट गुड, है ना। मैं पकड़ के तुमको अच्छे से धोती, है ना, अभी भी तुमको समझती मैं क्या बोलती, हाँ मैं कैमरा से निकल के तुमको घर पे आके अच्छे से धोती अगर तुम इधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती तो, हाँ समझ में आती मैं क्या बोलती, हाँ चल ध्यान दे इधर, फालतू की बातें नहीं करने का, इधर ध्यान देने का। अरे जाऊ द्या की स्लाइड शो नाही होता तर सोडा की, इकडे लक्ष द्या ना, स्लाइड मध्ये काय ठेवलंय यार, हा इथे तुम्ही लिहून देऊ शकता ना काय आहे काय नाही, काय ते स्लाइडच्या मागे लागला, नाही होतंय वर्क सोडून द्या, नाही होतंय काय करू त्याला आता मी सांगा, हा असेल काय टेक्निकल ग्लिच, एवढं काय मनावर घ्यायचंय, इकडे लक्ष द्या। हा माइंड अवर बिजनेस कब सीखोगे तुम, कब सीखोगे तुम, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे, गलत बात बैनर, गलत बात, इधर को ध्यान देने का। हाँ वीडियो कॉल अपन नहीं करते बेटा, इधर ध्यान दे, हाँ इधर ध्यान दे। पहले क्या बोल रहा हूं मैं, वेव फ्रंट क्या है मैं तेरे को बताता हूं, सब लोग ध्यान दे। मान लो ये पूरा का पूरा तालाब है, गोल 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 तालाब है, यानी ये यहां से लेके यहां तक तालाब है। अभी गोल बन गया क्या क्या बात है, एक बार ट्राई मारता हूं, देख 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 इधर देख, ये यहां से लेके यहां तक तालाब है आ गया, छोटा मोटा बहुत ही गंदा गोल बना, छोड़ दो उसको। हाँ अगर मान लो तालाब में मैंने यहां पे पत्थर डाल दिया, पत्थर डालने के बाद मेरे को बताओ जो वेव जनरेट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल है। अब इस तरीके से जनरेट होती है, इसका मतलब क्या कि यहां पे पत्थर डालने के बाद डिस्टरबेंस हर जगह ट्रैवल होगा, ये देखो हर जगह ट्रैवल होगा, समझ में आ रहा है, हर जगह ट्रैवल होगा, समझ में आ रहा है, हर जगह ट्रैवल होगा, बराबर, समझ में आ गया, हर जगह ट्रैवल होगा। अब ऐसे पॉइंट जो कि सेम फेज में हो, बिल्कुल सेम फेज में और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो, ये देखो यहां से ओरिजिन है, सेम डिस्टेंस है और सेम फेज में रहेंगे। आपको पता है कि जो भी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो सेम फेज में होते हैं, बराबर है। तो जितने भी पार्टिकल्स यहां पे जो है भैया, जितने भी पार्टिकल्स यहां पे है, ये यहां से ट्रैवल करेंगे और इनका जो फेज रहेगा भैया वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, समझ में आ रहा है, सेम रहेगा। कौन से पार्टिकल, जो पार्टिकल इस सर्कल पे है, इन द सेम वे जो पार्टिकल इस सर्कल पे है उनका फेज सेम रहेगा, इन द सेम वे जो पार्टिकल इस सर्कल में है उनका फेज सेम रहेगा। तो ऐसे सभी पार्टिकल जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है और सभी एक ही फेज में है, इन उस लोकस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ये देखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम हैविंग सेम फेज एंड एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट,
वेव फ्रंट। सीधी सी बात है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ मीडियम से, और मीडियम में क्रिएट होने के बाद वो हर जगह जाएगा, तो उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे और जो सेम फेज में होंगे, अभी फेज क्या है ये मैंने आपको ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन दोनों में बताया है, वापस से पूछना नहीं फेज क्या होता है, बड़ा मारूंगा पकड़ के मैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोकस पार्टिकल का, है ना, जितने भी पार्टिकल्स है मीडियम में, उनके लोकस को क्या बोलेंगे हम भैया? वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है वेव फ्रंट? हाँ, वेव फ्रंट क्लियर। यहां पे देखो ये सारे के सारे क्या है भैया? वेव फ्रंट। ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं दैट इज व्हाट? वेव फ्रंट, है ना, सिंपल है। गुड, है ना। अब वेव नॉर्मल क्या है? बड़ा ही सिंपल। वेव फ्रंट को जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी दैट इज वेव नॉर्मल। देखो ये परपेंडिकुलर है किसको? ये वाले वेव फ्रंट को, ये वाले वेव फ्रंट को, ये वाले वेव फ्रंट को। सेम यही वेव फ्रंट को ये भी चीज परपेंडिकुलर है, यही चीज ये भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो वेव फ्रंट को जहां पे भी लाइन आपको परपेंडिकुलर मिली दैट इज योर वेव नॉर्मल। तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपके लिए, है ना, सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों, ये है वेव फ्रंट, है ना। ये क्या है रे बच्चा पार्टी? वेव फ्रंट। और ये जो है ये है हमारा वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल यानी वेव फ्रंट को नॉर्मल वाली लाइन दैट इज वेव नॉर्मल। बस काम खत्म, सिंपल। सो दैट इज ऑल अबाउट वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। अब चलेंगे अपन हाइजन के प्रिंसिपल पे। अब कहां चलेंगे हम? हाइजन के प्रिंसिपल पे। देखो हमने प्राइमरी सोर्स देखा, हमने सेकेंडरी सोर्स देखा, हमने वेव फ्रंट देखा, हमने वेव नॉर्मल देखा। अब ये चारों का यूज करके हाइजन अपना प्रिंसिपल बताते हैं भैया कि लाइट जो है वो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से लाइट दो टाइप का है, पहिला प्रायमरी, दुसरा सेकंडरी. त्यानंतर ते वेव्ह फ्रंट आणि वेव्ह नॉर्मलचा कन्सेप्ट सांगतात, बरोबर. आणि त्यानंतर जे आहेत ते स्वतःचा प्रिन्सिपल देतात. तो प्रिन्सिपल काय म्हणतो बघा, ईच पॉइंट ऑन अ वेव्ह फ्रंट ऍक्ट ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. वेव्ह फ्रंट समजलं तुम्हाला? वेव्ह फ्रंट बरोबर आहे. सपोज करा ही तुमची वेव्ह फ्रंट आहे, कुठली? ए आणि बी, है ना. ही वेव्ह फ्रंट कुठून आली सर? इकडून आली दुरून, ही वेव्ह फ्रंट. तर वेव्ह फ्रंट वरचा प्रत्येक पॉइंट, जसं फॉर एक्झाम्पल मी हे पॉइंट्स पकडतो, 1 2 3 4, सर मधात नाही राहतील का? राहतील, मधात पण राहतील. पण कुठलीही वेव्ह फ्रंट असो, जसं फॉर एक्झाम्पल ही वेव्ह फ्रंट आहे, ही वेव्ह फ्रंट आहे, तर ह्या वेव्ह फ्रंटवर हे एवढे जे पार्टिकल्स आहेत, है ना, हे एवढे जे पार्टिकल्स आहेत इकडे पण राहू शकतात, है ना, कुठेही राहू शकतात. याच्यावर वेव्ह फ्रंटवर जेही पार्टिकल्स असतात ते ऍक्ट्स ॲज द सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे काय, की तिथून जो आहे तो सेकंडरी लाईट इमिट होईल. हे बघा सेकंडरी वेव्ह इमिट होत आहे, हे बघा ह्या पार्टिकल वरून ही होत आहे, या पार्टिकल वरून ही होत आहे, या पार्टिकल वरून ही होत आहे. आलं का लक्षात? Each point on a wavefront act as a secondary source of light, emitting secondary light waves called wavelets in all direction, which travels with the speed of light in the medium. बघा ही वेव्हफ्रंट आहे ए बी. ए लक्ष दे इकडे, मग समजणार नाही. हे बघ हे काय आहे? ए बी वेव्हफ्रंट आहे. वेव्हफ्रंट वरचा प्रत्येक पॉइंट काय ऍक्ट करणार? सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. सेकंडरी, प्रायमरी करणार का? नाही, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट काय करणार? सेकंडरी लाईट इमिट करणार. हे बघा लाईट इमिट करणार, त्याची वेव्ह समोर समोर चालली आहे, चालली आहे. हे बघा इथून लाईट इमिट झाली, आधी इथे होती म्हणा, मग इथे आली, मग इथे आली. इन द सेम वे आधी इथे होती, मग इथे होती, मग इथे आली, आधी इथे होती, मग इथे आली, मग इथे आली, है ना. म्हणजे काय होत आहे, जेही पॉइंट्स आहेत तुमच्या वेव्ह फ्रंटवर दॅट ऍक्ट्स ॲज द सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट, तिथून सेकंडरी वेव्हलेट्स, सेकंडरी वेव्ह फ्रंट म्हणजेच वेव्हलेट बाहेर येतील, बरोबर. आणि त्या कुठल्या स्पीडने येतील? लाईटच्या स्पीडने येतील. मग लाईटच्या स्पीडने येतील तर जे हा एक पर्टिक्युलर डिस्टन्स टी टाइम मध्ये किती कव्हर करणार? व्ही इंटू टी.
म्हणजे हा जो डिस्टन्स आहे तो किती होणार व्ही इंटू टी. बाबा रे, व्ही बरोबर डिस्टन्स या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम असतो. तर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतो, व्ही इंटू टी असतो की नसतो, असतो. म्हणून हा जो डिस्टन्स आहे बाळांनो हा काय आहे, व्ही टी. हे दिसतंय का, इथं सगळी खिचडी करतोय मी. हा ठीक आहे, हे दिसतंय का, हा डिस्टन्स काय होता बाळांनो, व्ही टी. बरोबर आहे. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of the secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus the envelope of the secondary wavelets in the forward direction. The wavelet traveling in the backward direction are ineffective. आता बघा, t टाइम नंतर ही वेव अशी, ही अशी, ही अशी, ही अशी, ही कशी, ही अशी. ठीक आहे. तर टी टाइम नंतर जर मला नेक्स्ट वेव फ्रंट पाहिजे तर मी काय करणार, ह्या सगळ्या वेव फ्रंटचा एनवलप घेणार. हे बघा, हा दिसता एनवलप. तर ए डॅश आणि बी डॅश हे काय होणार, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कॅपिटल टी. म्हणजे बेसिकली हायजनचा प्रिन्सिपल आपल्याला काय देतो, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. हे बघा, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी देतोय. ती कशी काढायची, पहिल्या वेव फ्रंटच्या प्रत्येक पॉइंटवर आपण प्रत्येक पॉइंटला काय इमॅजिन करायचं, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. तिथून काय निघणार, सेकंडरी वेव फ्रंट निघणार. कोणत्या स्पीडनं निघणार, स्पीड ऑफ द लाईटने निघणार. मग मला टी वेळेनंतरचा जो वेव फ्रंट काढायचा आहे, तुम्ही कसा काढणार, मी सरळ सरळ त्या सगळ्या वेव फ्रंटचा काय करणार, एनवलप घेणार आणि टी वेळेनंतरचा मी काय काढणार, त्याच्यामधला वेव फ्रंट काढणार. क्लिअर आहे का सांगा, है ना. हा, आणि एक शेवटचा पार्ट, सर ही समोरच जाते का, हो समोर जाते, कारण मागच्या डायरेक्शनची जी वेव फ्रंट आहे ती इनइफेक्टिव्ह आहे, असं मी नाही म्हणत, असे हायजन्स म्हणतात. त्यांनी ते त्यावेळी थिअरी दिली होती लाईटचं नेचर आणि फिनॉमिना एक्सप्लेन करण्यासाठी. सांगा, क्लिअर आहे का, बोलो हा या ना. क्लिअर आहे का सांगा. ठीक आहे, चला बघूया. दॅट इज ऑल अबाउट युअर हायजन्स प्रिन्सिपल. थोडंसं परत एकदा त्याला रिवाइंड करून बघा, तुम्हाला कळेल. ठीक आहे, जास्त वेळ आपण ह्या टॉपिकवर घालवू शकत नाही, कारण हा चॅप्टर खूप मोठा आहे, खूप म्हणजे खूपच मोठा. तुम्हाला रिवाइंड करून बघावं लागेल. मी त्याच्यामध्ये आता लेक्चर कॉम्प्रोमाइज करणं थोडंसं बेटा तुम्हाला कॉपरेट करावं लागेल. तरीसुद्धा मी एकदा सांगतो काय आहे हायजनचा प्रिन्सिपल. काय म्हणतो की कुठल्याही वेव फ्रंटवरचे जे पॉइंट्स असतील ते ऍक्ट्स ॲज वॉट, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. तिथून सेकंडरी वेव फ्रंट बाहेर येतील. हे बघा, मागच्या दिशेला जे राहणार ते इनइफेक्टिव्ह राहणार. समोर काय येतील, सेकंडरी वेव फ्रंट. कुठल्या स्पीडनी येतील, स्पीड ऑफ लाईटनी येतील. बरोबर आहे. आणि टी टाइम मध्ये ते किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील, जेवढाही डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील त्या सगळ्यांचा जेवढा मी एनवलप घेणार तर मला काय मिळणार, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कॅपिटल टी. काय मिळणार, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कॅपिटल टी. आय होप दिस इज क्लिअर है ना. सो दॅट इज युअर हायजन्स प्रिन्सिपल. आता हाच प्रिन्सिपल घेऊन है ना, आता इथे बघा एक दुसरा एक एक्झाम्पल दिलाय. तो आता आपला प्लेन वेव फ्रंट होतं. हे बघा, हा कुठला वेव फ्रंट आहे, हा प्लेन वेव फ्रंट आहे, कारण सरळ आहे है ना. इथे बघा प्लेन वेव फ्रंट लिहून दिलेला आहे. ही जी आहे ही स्पेरिकल वेव फ्रंट. आता बघा, ह्या स्पेरिकल वेव फ्रंटवर जेवढेही पॉइंट्स आहेत दॅट ऍक्ट्स ॲज द वॉट, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. बरोबर आहे. तिथून सेकंडरी वेवलेट्स इमर्ज होतील असं. बरोबर आहे. आता सपोज करा टी वेळेसाठी मी हे सगळं केलं है ना. टी वेळेसाठी ते आपण जेही आपली वेव फ्रंट आहे सेकंडरी ती इमर्ज होऊ दिली. मग मी ह्या सगळ्यांचा एनवलप जर घेतला तर मला काय मिळणार, वेव फ्रंट ॲट टाइम कॅपिटल टी. सेम. आता परत सांगा एकदा, क्लिअर आहे का. मग मी याच बेसिसवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट तुम्हाला सांगतो की कशा प्रकारे हायजननी रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट एक्सप्लेन केलं
ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेव्ह फ्रंट अँड वेव्ह नॉर्मल अँड द हायजन्स प्रिन्सिपल. जर मी बोर्डाचा विचार केलं तर तुम्हाला वेव्ह फ्रंटची डेफिनेशन विचारतात, वेव्ह नॉर्मलची विचारतात आणि हायजन्सचा प्रिन्सिपल विचारतात. तर हे तीनही गोष्टी व्यवस्थित करून ठेवा. आणि डिफरंट बिटवीन एनसीटी आणि HWT हे थोडंसं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. मॅक्सिमम जे क्वेश्चन्स येतात ते रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शनवर येतात. ठीक आहे. कारण ज्यांना रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन येतं त्यांना हे सगळं येतं असं गृहीत आपण धरतो त्याच्यामुळे. ओके, दैट्स गुड. अभी अपन सामने चलेंगे. दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस. ठीक है. अब सब लोग जो है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओ. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, रिफ्रैक्शन का मैं आपको हिंट देने वाला हूं, वो आपको होमवर्क रहेगा. मैं पहले ही यहाँ पे लिखवा देता हूं कि जो रिफ्रैक्शन है वो होमवर्क रहेगा आपको. इसलिए आपको रिफ्लेक्शन समझना बहुत जरूरी है. सेम उसी लाइन में है, जिस लाइन में रिफ्लेक्शन रहेगा उसी लाइन में रिफ्रॅक्शन रहेगा. बरोबर. तर मी परत एकदा सगळी थिअरी तुम्हाला सांगतो रिपीट करून, लक्ष द्या. लाईटची स्टडी करणे म्हणजे त्याच्या फिनॉमिनॉची स्टडी करणे. ते करण्याची स्टडी किंवा लाईट बद्दल पहिली थेरी कोणी दिली? न्यूटनने दिली. दुसरी दिली हायजनने. म्हणजे जे आपल्या कामाची आहे. मधात वेगळ्या वेगळ्या आल्या थेरी, पण ह्या दोन थेरी महत्वाच्या आहेत. न्यूटन म्हणतात लाईट पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल करतं. वेव्ह म्हणतात लाईट वेव्हच्या फॉर्ममध्ये, सॉरी, हायजन्स म्हणतात लाईट वेव्हच्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल करतं. मग हायजनची जी वेव्ह थेरी आहे ती खूप फेमस झाली, कारण हायजननी ऑलमोस्ट सगळ्याच लाईटचे कन्सेप्ट त्या वेव्ह थेरीच्या बेसिसवर एक्सप्लेन केले होते. रिफ्लेक्शन केलं, रिफ्रॅक्शन केलं, डायफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, इंटरफरन्स सगळंच केलं. आलं लक्षात मी काय म्हणतोय? आता हायजनच्या वेव्ह थेरीचा आपल्याला यूज करायचा असेल तर हायजननी दिलेले कन्सेप्ट आपल्याला बघावं लागेल. कुठले कुठले? वेव्ह फ्रंट, वेव्ह नॉर्मल, है ना, त्यानंतर प्रायमरी सोर्स, सेकंडरी सोर्स, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला उपयोग करावा लागेल. आणि उपयोग केल्यावरच आपण ही जे कन्सेप्ट आहे ते समजू शकतो. आता कसं करायचं आणि रिफ्लेक्शन त्यांनी कसं एक्सप्लेन करून दिलं ते तुम्हालाच मी सांगतो. रिफ्लेक्शनची डेफिनेशन काय होते तुम्हाला इथे दिलेली आहे, ते तुम्ही वाचून घ्या कारण ती खूप सोपी आहे. ठीक है, तुम्ही 9वी 10वी मध्येच ते बघितलंय. अब देखो क्या होता है भैया, यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि एक जो प्लेन वेव फ्रंट है, कौन सी है, मान लो ये ए. चलो ये एक काम करते, इसको पैरेलल में एक लाइन निकाल देता हूं, है ना, है ना. ये जो प्लेन वेव फ्रंट है दिख रही है आपको, ये प्लेन वेव फ्रंट है ना. ये प्लेन वेव फ्रंट जो कहां से कहां आ रही है, बाहर से इधर आ रही है, यानी प्लेन वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है. तो मान लो ये जो मैं आपको लाइन दिखा रहा हूं, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, तो ये सामने चल रही है चल रही है चल रही है ऐसी, है ना. थोड़ा सा यानी ऐसी स्ट्रेट नहीं है, ऐसी है ना, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, तो ये स्ट्रेट चल रही है ऐसी. जब यहां का पॉइंट ए पे पहुंचेगा, यानी यहां की वेव फ्रंट जब ए पे पहुंचेगी, तब यहां का वेव फ्रंट बी पे ही आके रहेगी. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऑब्लिक है ना बेटा. अब जब बी वाली वेव फ्रंट यहां आएगी सी पे, तो ए वाली रिफ्लेक्ट होके ई पे पहुंचेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सिंपल सी बात है ना. ये देखो ये ऐसी आ रही है ना, और ये ऐसी आने के बाद ये क्या हो जाएगी, ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना. ये ऐसी आएगी, ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो जब वेव फ्रंट का पॉइंट यहां से ए पे आया बराबर, तब क्यू का वेव फ्रंट क्यू से बी पे आया. जब बी का वेव फ्रंट सी पे गया, तब तक ये रिफ्लेक्ट होके ई पे आया. अब भैया ये वाला जो डिस्टेंस है बी सी और ये वाला ए ई, ये तो सेम ही रहेगा. सिंपल सी बात है, बराबर. तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया. मैंने क्या किया, सी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लगा दिया और ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लगा दिया. सिंपल सी बात. फिर मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया. इन ट्रायंगल कौन सा, ये देखो ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, और दूसरा सी बी ई एंड ट्रायंगल सी बी ई. अब अच्छे से देखो, एंगल ई और एंगल बी 90 डिग्री है. देखो एंगल ई इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स कितना होता है भैया, 90 डिग्री होता है. सिंपल सी बात है. उसके बाद AC जो है दोनों में कॉमन है ना. ये देखो AC क्या है भैया, कॉमन है. AC कैसा भैया, कॉमन है. देखो एंगल E और एंगल B 90 डिग्री है, AC कॉमन है, और अभी अभी मैंने बताया आपको AE और BC भी सेम है.
है ना, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लाइट इन द सेम मीडियम इन द सेम टाइम, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो आपका AE है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है तुम्हारा BC। तो आप सीधा सीधा देखो, एक एंगल दोनों में कॉमन है और दो साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड वाले इस थियरी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल बाकी के बचे हुए सेम होते हैं, बराबर। तो अगर मान लो मैं ज्योमेट्री से ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल अगर I बनाता हूं तो ये वाला एंगल R बन जाता है, तो सेम उसी तरीके से ये वाला एंगल I बन जाता है और ये वाला एंगल R बन जाता है। तो अगर ट्रायंगल सेम है, सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख देता हूं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंड दैट इज नथिंग बट द व्हाट इक्वेशन फॉर योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस काम खत्म, इतना ही आपको यहां पे समझना था। देखते भैया कितने लोगों के पल्ले पड़ा है, ये कितने लोग फोकस थे, कितने लोगों के पल्ले पड़ा है, अभी मेरे को देखना ही है बस, और कुछ नहीं करना है यहां पे, बस, है ना, है ना। यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEC, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट CBE। यहां पे नीचे लिख देता हूं तब तक, देयरफॉर ट्रायंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाता है, CBE, है ना। Therefore, angle of incidence is equals to angle of reflection. Good. क्लिअर छो? हा, आता कसं वाटते, गारगार वाटते, हा, आता कसं वाटते रे, गारगार वाटते। CBA आहे ना तिथं, CBA आहे का, अरे हां CBA आहे, सॉरी सॉरी CBA, येस CBA, CBA, CBE कहां से लेके आया भाई मैं, है ना, बाकी तो सेम है ना, AE, हाँ बाकी सेम है, यस, हाँ गारगार वाटते, हाँ हाँ CBA CBA भाई, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, हाँ आनंद रमणा अच्युत केशव हरी नारायण, गळा अजून क्लिअर झालेला नाही आहे माझा, है ना। कसा क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, क्वेश्चन येतो की भैया क्या करो, एक्सप्लेन करो, है ना, एक्सप्लेन दी फिनॉमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजेन्स वेव्ह थेरी, है ना। तर हा जो प्रश्न आहे हा तुमचा क्लिअरली बोर्ड वाला आहे, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है, ओके ओके फॉर्चुनेटली समझ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ ओके, है ना, सिंपल है, सिंपल है। देखो बेटा यासिर, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बेटा ये करो, है ना, क्या बोलते, फोकस करो थोड़ा सा, हाँ चलो देखते हैं अपन, एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, देखो नॉट एन इशू, सब लोग ध्यान देंगे इधर, चलो कैसा चीज है, हमको यहां पे अभी हाइजेंस सर का जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी उन्होंने चीजें बताई है, वो सारी चीजों को लेके हमको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सामने पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सभी डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करेंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना वेयर लाइट वेव्स बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में क्या होगा, स्ट्राइक करके सेम मीडियम में चला जाएगा, बराबर है। तो यहां पे फाइनली हमको क्या मिलता है, फाइनली हमको यहां पे क्या मिलता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R मिलता है, समझ में आ रहा, एंगल I इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, एंगल R मिल जाता है यहां पे। तो ये ही हमको यहां पे प्रूफ करना होता है कि कभी भी रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे होता है वो देखो, मैंने मान लो कि ये वाली वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, जब आ रही है तो ऐसी आ रही है, थोड़ी सी एंगल बनाते हुए आ रही है, तो ये पॉइंट पहले यहां पे पहुंचेगा, बी वाला पॉइंट सी पे बाद में पहुंचेगा।
तो जब बी वाला सी पे पहुंचेगा तब ए वाला रिफ्लेक्ट होके ई तक पहुंचेगा। इतने पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ए से बी पे परपेंडिकुलर लगाया, सी से ई पे परपेंडिकुलर लगाया, दो ट्रायंगल लिए, कौन सा, ए ई सी है ना, ए ई सी ए ट्रायंगल लिया, दूसरा सी बी ए ले लिया, ये देखो सी बी ए। इनमें देखो एंगल ई और बी 90 है, ए सी दोनों में कॉमन है, और ए ई बराबर बी सी है, देखो ए ई बराबर बी सी है। तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के बचे हुए एंगल भी सेम रहेंगे। तो बाकी के बचे हुए एंगल कौन सा है, ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। सर ये आपने कहां से लाया, ये देखो ये आर से आने वाली वेव ए से रिफ्लेक्ट होके ई की तरफ जा रही है, तो दिस इज नॉर्मल। अगर ये एंगल आई है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी आई बन जाता है, और ये अगर आर है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी एंगल आर बन जाता है। तो अगर ऐसी चीज है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, और हेंस वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। सांगा कळलं कळलं का रे कार्ट्यांनो, हा? गुड है ना। अभी इसी के बेसिस पे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, है ना। अभी ये तो होमवर्क ही रहेगा, मैं आपको हिंट दूंगा, इतना भी कर लोगे आप तो भी मोर देन इनफ है। देखो सेम, देखो प्लेन वेव फ्रंट इधर आ रही है तो पहले ए पे आएगा और ये वाला पॉइंट बी पे ही रहेगा। लेकिन यहां पे अभी क्या है बेटा, दिक्कत क्या है, यहां पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। यानी जो हमारा लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है। तो मान लो ये मीडियम की बाउंड्री है ना, ऊपर का मीडियम है 1, नीचे का मीडियम है 2, 2 मिनट क्या पकड़ के चलो। तो जब ये वेव फ्रंट आएगी, है ना, तो ये वाले ऊपर वाले मीडियम में उसकी वेलोसिटी v1 रहेगी, लेकिन नीचे वाले मीडियम में v2 वेलोसिटी रहेगी। और आपको पता है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी होती है कम एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो भैया यहां से वेव फ्रंट जब यहां आएगी तब यहां से वेव फ्रंट बी तक ही पहुंचेगी। अब ए की वेव फ्रंट जब अंदर चली जाएगी तब बी का सी पे आएगी। अब दोनों का डिस्टेंस अलग अलग कवर होगा, क्यों, क्योंकि टी टाइम में ये v1t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन वही टी टाइम पे ये v2 डिस्टेंस यहां पे ट्रैवल करेगा, बराबर है। तो बस बाकी सेम, यहां से मैं बी पे परपेंडिकुलर लगाऊंगा, सी से ई पे परपेंडिकुलर लगाऊंगा, फिर ये वाला एक ट्रायंगल लूंगा और ये वाला एक ट्रायंगल लूंगा, और दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी बता दूंगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल विल बी सेम। समझ में आ रहा है, ट्रायंगल अगर तुम्हारा सिमिलर है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, साइड भले ही हो ना हो, एंगल सेम होते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं और यहां पे अगर मैं साइन आई और साइन आर लेता हूं तो आपको समझ में आता है कि साइन आई और साइन आर में एक रिलेशन निकलता है जो कि हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है। समझ में आ रहा है। अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो दोनों को पकड़ के आपको उसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। बोलो कर पाओगे, से यस और नो, एवरीवन कर पाओगे, कम ऑन। ठीक है, एटलीस्ट तुम ट्राई करो, है ना, और ट्राई करके रिलेशन लाने की कोशिश करो कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर,
है ना। आपको मैं ये होमवर्क देता हूं क्योंकि खुद से आपको करना बहुत जरूरी है। यहां पे आपको प्रूफ क्या करना है रिफ्रैक्शन में, टू प्रूव n1 sin I विल बी इज इक्वल टू n2 sin R। बता ही देता हूं ना यार, तुम लोग करोगे नहीं करोगे मेरे को गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज है। बता ही देता हूं मैं। देखो ये जो है ये P डैश है, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ, P डैश दिखा क्या रे? गुड, P डैश दिख गया है ना। और यहां से जो है मैं एक दूसरे लाइट से कर लेता हूँ, ये लो कर लेता हूँ। देखो यहां से ये हुआ है ना, और ये जो है इसकी डॉटेड लाइन है, और यहां से लेके यहां तक जो है ये नीचे का कंस्ट्रक्शन है। दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है। अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम है, कुछ नहीं है। देखो एक वेव फ्रंट आ रही है ए डैश बी डैश, सामने चल रही है। जब ए डैश वाला पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो बी डैश वाला पॉइंट बी पे पहुंचेगा। सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है? मीडियम का इंटरफेस है। इसके नीचे मीडियम 2 है, इसके ऊपर मीडियम 1 है। मीडियम 1 में वेलोसिटी v1, मीडियम 2 में वेलोसिटी v2। आई बात ध्यान में? अब देखो कैसा होता है जब हमारी जो ये वेव है, जो हमारी वेव फ्रंट है वो सामने आती है बेटा, है ना। तो ए का ए डैश पे पॉइंट जब ए पे आएगा, बी डैश का बी पे आएगा। अब यहां से ये अंदर चलेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अंदर चलेगी। अंदर चलेगी तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होके ए से ई तक टी टाइम पे आ जाएगी। वही टी टाइम में ये बी से सी पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर मैंने क्या किया, ए से बी क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लगाया, और सी से ई पे परपेंडिकुलर लगाया। सो इन ट्राइंगल मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी, ए बी सी, है ना। क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी? मैं साइन आई लगाता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन आई। साइन आई का वैल्यू कैसा होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है? बी सी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, है ना। सो दैट इज बी सी अपॉन ए सी। बी सी यानी क्या है? V1T, और जैसे का वैसा ए सी लगा देता हूं मैं यहां पे। उसके बाद इन ट्राइंगल नीचे वाला देखो, दैट इज ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, है ना। यहां पे मैं साइन आर लगा देता हूं। साइन आर कितना होगा? देखो साइन आर, साइन आर अपोजिट, अपोजिट क्या है? ए ई, हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। सो दैट इज ए ई अपॉन ए सी। ए ई कितना है भैया? देखो ए ई कितना है? V2T अपॉन ए सी, जैसे का वैसा लगा देता हूं मैं, बराबर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन आई अपॉन साइन आर ले रहा हूं। देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो V1T डिवाइडेड बाई ए सी अपॉन V2T डिवाइडेड बाई ए सी। नाउ सी ए सी कैंसिल, टी टी कैंसिल, मुझे यहां पे क्या मिल जाता है भैया? V1 बाई V2 मिल जाता है, बराबर। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, साइन आई बाय साइन आर ऐसा लिख देता हूं, और यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो कैसे आएगा? देखो C बाई सी इंटू V1 बाई V2, बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज C बाई V2 बराबर डिवाइडेड बाय C अपॉन V1। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि देखो ये सी सी कैंसिल हो जाता है, V1 ऊपर चला जाता है, फाइनली आपको मिलता है V1 बाई V2। अब कभी भी ध्यान में रखना, जब C बाई V2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम होगा, सो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो ये बन जाता है N2 अपॉन N1। तो बस अभी देखो N1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो N1 साइन I will be is equals to N2 sin R, ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है। एंड हेंस वी हैव प्रूफ योर स्नेल्स लॉ with the help of what? with the help of Huygens principle। बोलो क्लियर? देखते भैया कितने लोगों को चमका। हाँ, चमका रे चमका। हाँ, मजा आया कि नहीं? हाँ,
और ये मजा मैं सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने का भैया, है ना, घबराने का नहीं, ध्यान देने का थोड़ा सा। अगर ध्यान ना दोगे तो भैया मुश्किल है, ध्यान ना दोगे तो मुश्किल है। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था भाई ये, मुझे तो लगा इतना नहीं समझा होगा बच्चा को, लेकिन बच्चा को समझ गया भाई, क्या ही बताऊं। आग लगा डाला, आग लगा डाला, आग लगा डाला। चल भाई, बता क्लियर है क्या, बता। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग तो निचोड़ डालोगे ये वाले चैप्टर को बहुत जल्दी से। हाँ, सामने का टॉपिक लू गया, हाँ, क्या बोलते, पोलराइजेशन लू गया, ज्यादा हो जाएगा। हम्म, डायग्राम कंपलसरी निकालनी होती है भैया। बहुत बढ़िया। सर सी कुठून आला, असं वरून आला सी। अबे तो ऍडजस्टमेंट आहे यार, है ना, एडजस्टमेंट आहे तो, सी मल्टीप्लाई डिवाइड केला तर सी सी कैंसिल होतो ना यार, थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स लगता ना यार, ऐसा थोड़ी होता ना यार। हाँ, गुड, इंडुगले बिंडुगले चिंडुगले, थोड़ा सा इधर को ध्यान देता रे। हाँ, गुड गुड गुड, चलेगा चलेगा, यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, चलेगा। मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं शुरुआत से। आपको एन डब्ल्यू टी, सॉरी एनसीटी वर्सेस एच डब्ल्यू टी पूछता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल की डेफिनेशन आ सकती है, हाइजेंस प्रिंसिपल अच्छे से करके रखो बेटा, है ना, राइट, हाइजेंस प्रिंसिपल डायरेक्ट आता है स्टेट बोर्ड में हमारे, थोड़ी सी डायग्राम ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हॉट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड में पूछते हैं वो है भैया रिफ्लेक्शन वाला, है ना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन द सेम वे, इन द सेम वे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, ये भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। तो इन दोनों को जरा अच्छे से करो, है ना। बाकी सामने अपना क्या है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, वो क्लियर हो जाएगा। वेटेज 5 से 6 मार्क्स आएंगे बेटा इसके ऊपर आपको। हाँ, और अभी भी डाउट स्लाइड नहीं वर्क कर रही है, एक बार चेक करता हूं मैं। चलो छोड़ो, आप ऐसे ही पूछ लो, कुछ डाउट होगा तो। हाँ, कुछ ऐसे ही डाउट होगा तो पूछो। टीना ज्यादा हो जाएगा आज, क्योंकि पोलराइजेशन खत्म करने के लिए मुझे 20-25 मिनट और लगेंगे। हाँ, और मुझे लगा नहीं कि आज इतना जल्दी हो जाएगा अपना, ठीक है। बट अच्छा है, बहुत बच्चों ने अच्छा सा पिकअप पकड़ा है, तो ये पिकअप जो है भैया अभी सामने आपको टिका के रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से ये बात ध्यान में रखो, जितने प्लानर में अलोकेटेड है उतने ही चैप्टर में अपना उतने ही लेक्चर्स में अपना चैप्टर होना ही होना है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नॉट शोइंग पॉल, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू, कम ऑन। ईथर इज जस्ट अ मीडियम, है ना, उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम लिया जहां से वेव ट्रैवल होती है। ओके ऋषि, हाँ, अयान बस जितना बता रहा हूं उतना करो, आउट ऑफ मिलेगा बेटा, 90 प्लस की क्या बात कर रहे हो, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टंट कोणता है, हे जे सांगितले 2 ते आहे। हम्म, आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लेंगे बेटा अपन। हाँ, कम ऑन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, 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 ठीक है। नाही, ते बरोबर केलंय बेटा, C/V2/C/V1, ते N2/N1च होतो आणि त्याच्यामुळेच तो इक्वेशन आपल्याला मिळतो। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। समरी में हमने क्या देखा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखा, उसके बाद हाइजेंस वेव थ्योरी देखा, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल देखा, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल, ठीक है। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स देखा,
और आखिरी में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डन, ठीक है। होमवर्क जो है मैं यहां पे बोलता हूं, प्रैक्टिस करना है आपको डेरिवेशन। आज की जो जो डेरिवेशन हमने लिए, प्रैक्टिस टुडेज डेरिवेशन, इतना करो, दैट इज मोर देन इनफ। प्रैक्टिस टुडेज डेरिवेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, इतना भी करोगे तो भी मोर देन इनफ। हाँ, क्लियर, ओके बेटा। ऑसिलेशनचे जेही PYQ आहे त्याचं रेकॉर्डेड तुम्हाला मी देऊन देणार, ठीक आहे, कारण सिंपल आहे, त्याच्यामध्ये आपण सगळेच ऑलमोस्ट केलेलं आहे। एक एक्स्ट्रा लेक्चर म्हणून तो तुम्हाला देणार, मी लगेचच देणार काही दिवसात, ठीक आहे। लिहू शकता तुम्ही, बघा याला प्रिंट केलं किंवा ॲज इट इज लिहिलं तरी चालेल बेटा। फॉर्म्युला शीट मी दिलेले आहेत आणि जे आपले बॅच मॅनेजर आहेत त्यांना सांगितलंय अपलोड करायसाठी, ते कुठल्या तरी कारणामुळे अपलोड नाही करू शकले, पण आज किंवा उद्यामध्ये ते होईल 101%, ठीक आहे। स्वीटी थोडंसं बेटा जसं मी लिहितो ना त्याच्यावर लक्ष दे, किंवा जे टॉपर्सचे जेही काही ज्या पद्धतीने लिहितात थोडंसं बघायचं नेटवर, तुला येईल बेटा आयडिया। बाकी कन्सेप्ट आणि कशा पद्धतीने लिहायचं हे तर सगळे मी इथे क्लिअर करतोय, ठीक आहे। शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, थँक्यू बेटा, थँक्यू, ठीक आहे। चला थांबूया आपण, दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अँड वन्स अगेन थँक्यू फॉर ऑल युअर बेस्ट विशेस, टेक केअर अँड बाय बाय।